नमस्कार, स्वागत है आपका 9 की बात शैलेश के साथ। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और शुरुआत बाबा बागेश्वर धाम की पदयात्रा के सनातन के वास्ते पदयात्रा के रास्ते। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से शुरू हो चुकी है, जो ओरछा तक जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवा ध्वजारोहण, हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ किया। इस यात्रा का मकसद सनातनियों को एकजुट करना है, जाति के बंधन को मिटाना है, ताकि भारत हिंदू राष्ट्र बन सके। पदयात्रा के दौरान ही धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बड़ा बयान चर्चा में है। उनका मानना है कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्र गीत गाने गए चाहिए, ताकि पता चले कि कौन देशभक्त है। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा के चलते पहले दिन क्या कुछ हुआ और बागेश्वर सरकार ने क्या कुछ बयान दिया, दिखाते हैं आपको एक विस्तृत रिपोर्ट। जात पात मिटाने निकले बाबा, सनातन को बचाने निकले बाबा। हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ पदयात्रा, सबको एकजुट कर पाएगा भगवा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ शुरू हो गई है। यात्रा की शुरुआत बागेश्वर धाम से गुरुवार सुबह 11:15 पर हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल हुए लोगों को अभिवादन किया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज, भगवा ध्वज फहराने के साथ ही राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। 9 दिनों में यात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा मंदिर ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा में कुल 8 पड़ाव होंगे। यात्रा में देश के कई संतों के साथ ही कला क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। हिंदुओं का आवाहन किया और एक ही उपाय बचा है, सड़कों पर आ जाओ, रोडों पर आ जाओ, अपनी जात पात को भुलाकर हिंदू एक हो जाओ। अगर हिंदू एक होगे तो ही तुम बच पाओगे, वरना इस देश में तुम अल्पसंख्यक हो जाओ। पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने एक और बड़ा बयान दिया कि मातृभूमि से किसे प्रेम, ये जानने के लिए मंदिरों मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। आइए आपको बताते हैं कि 9 दिनों की इस पदयात्रा में कहां कहां पड़ाव रहेगा, यात्रा कैसे गुजरेगी। 21 नवंबर बागेश्वर धाम खजुराहो के लिए रवाना होंगे। पहले दिन 15 किलोमीटर चलेंगे। पड़ाव फार्मेसी कॉलेज कदारी। 22 नवंबर फार्मेसी कॉलेज से पेप्टेक टाउन के लिए रवाना होंगे। 17 किलोमीटर चलेंगे। पड़ाव रहेगा पेप्टेक टाउन। 23 नवंबर पेप्टेक टाउन से नौगांव के लिए रवाना होंगे। 21 किलोमीटर चलेंगे। पड़ाव शांति कॉलेज नौगांव। 24 नवंबर नौगांव से देवरी बंधा के लिए रवाना होंगे। 22 किलोमीटर चलेंगे। पड़ाव देवरी गेस्ट हाउस। 25 नवंबर मऊरानीपुर के लिए रवाना होंगे। 22 किलोमीटर चलेंगे। पड़ाव ग्रामोदय मऊरानीपुर। 26 नवंबर मऊरानीपुर से घुक्सी के लिए चलेंगे। 17 किलोमीटर चलेंगे। पड़ाव शारदा विद्यालय घुक्सी। 27 नवंबर घुक्सी से निवाड़ी के लिए रवाना होंगे। 17 किलोमीटर चलेंगे। पड़ाव रेस्ट हाउस एरिया निवाड़ी। 28 नवंबर रेस्ट हाउस से ओरछा तिगड्डा के लिए रवाना होंगे। 15.5 किलोमीटर चलेंगे। पड़ाव ओरछा तिगड्डा। 29 नवंबर ओरछा तिगड्डा से राम राजा मंदिर के लिए रवाना होंगे। 8 किलोमीटर चलेंगे। वैसे इस पदयात्रा को लेकर क्या राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, वो भी सुन लीजिए। नई पीढ़ी में हमारा जो युवा है, देश का नौजवान पीढ़ी है, उसको अपने संस्कृति के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति जोड़ने का उनका एक अभिनव प्रयास है। मैं उनके इस प्रयास के गुरुजी के बहुत उनको हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कभी बैठ के माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने जो शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के असली प्रहरी यदि इस देश में किसी को कहा जाता है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले, वो इस देश के वो 4 शंकराचार्य हैं। कभी उनसे बैठ के भी मार्गदर्शन ले तो मैं समझता हूँ कि जो आप चाहते हैं उसमें मार्गदर्शन हो। पदयात्रा में सभी हिंदू समाज को एकजुट करने के मकसद से अलग अलग समाजों के महापुरुष की झांकियां भी है। ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गोरथ, महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।
महाराष्ट्र में कथित बिटकॉइन घोटाले की जांच में आज छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। ईडी और फिर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। इसके बाद इस मामले में राजनीतिक कनेक्शन के आरोप भी सामने आ रहे हैं। बिटकॉइन मामले में राजनीतिक लेनदेन से जुड़ी ऑडिट कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता का संबंध पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से होने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद उनके घर में ईडी और सीबीआई ने छापा मारा था। महाराष्ट्र में बिटकॉइन के बदले 6600 करोड़ कैश लेने के मामले में ईडी की टीम ने बुधवार को रायपुर में गौरव मेहता के निवास पर छापा मारा था। गौरव मेहता मुंबई स्थित सारथी एसोसिएट्स ऑडिट फर्म का काम देखते हैं। आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बिटकॉइन के बदले नोट देने गौरव मेहता से संपर्क किया था। बता दें कि ईडी के अफसर अपने साथ गौरव मेहता के घर से कई दस्तावेज और कीमती सामान लेकर आए हैं। वहीं सीबीआई ने भी इस मामले में केस दर्ज किया है। अब बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने गौरव मेहता के भूपेश बघेल से संबंध होने का आरोप लगाया है। देखिए, एक दिन का ये विषय नहीं रहता, ये विषय लंबा रहता है। और गौरव मेहता छत्तीसगढ़ में है, आज करीबी है। ये सब चीजें, बहुत सारे करीबी कहाँ है मालूम है? पूर्व मुख्यमंत्री जी के करीबी कहाँ है? आज बहुत करीबी लोग किस स्थिति में है, ये सबको मालूम है। इधर बीजेपी के आरोप पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वे मानहानि का केस करेंगे। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन अंतर्राष्ट्रीय मामला है। साथ ही पूछा कि कहां से चलता है ये बिटकॉइन, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केंद्र तो उसकी सरकार है ना भाई। बिटकॉइन कहाँ चलता है, कहाँ संचालित होता है, मुझे बताओ। छत्तीसगढ़ से, देश से या देश के बाहर से? देश के बाहर से। तो देश के बाहर जो भी मामला होगा उसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। तो अपने मतलब ऊपर आसमान में थूकोगे तो खुद के चेहरे पे आएगा, ठीक है ना? यदि कार्रवाई नहीं की है तो उसकी गलती है। बहरहाल बिटकॉइन मामले की जांच ईडी और सीबीआई की टीम कर रही है। वहीं इसके साथ ही बीजेपी नेताओं का पूर्व सीएम भूपेश बघेल से आरोपी के तार जुड़े होने के आरोप पर सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को मतगणना होनी है। इससे पूर्व कांग्रेस ने अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग दी है। इसी के साथ एक बार फिर ईवीएम को लेकर बहस भी छिड़ गई है। आखिर क्यों दक्षिण के दंगल में मतदान के बाद भी उलझी है कांग्रेस? क्या प्रदेश में फिर गरमाएगी ईवीएम को लेकर सियासत? देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण में हुए उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। इससे पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने मतगणना के पहले सभी काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी है। उन्हें खास तौर पर हिदायत दी गई है कि ईवीएम की सील और बैटरी को चेक करें। बैटरी अगर मतदान के बाद भी फुल चार्ज दिखाए तो इस पर आपत्ति दर्ज कराएं। मतगणना के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। चूंकि प्रत्याशी के साथ काउंटिंग एजेंट्स भेजने की लिमिट होती है, ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशियों के कोटे से भी ARO और एजेंट्स को मतगणना में भेजने की तैयारी है। देखिए, मतगणना एजेंटों की ट्रेनिंग आज शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ कराई जा रही है, जिसमें कि हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किया है। सर्वप्रथम सभी एजेंटों को समय से पहुँचना है। दूसरा, जब ईवीएम मशीन आपके टेबल पे आएगी तो ईवीएम के लॉक को चेक करना है कि सील सही होनी चाहिए। दूसरी बात, बैटरी की कंडीशन जो है वो 100% 90% तक नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी तकनीकी बातों की जानकारी हम लोगों को उनको दी है और पूरी फाइल के साथ उनको भेजा जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी होने पर वो लोग उसकी आपत्ति कर सकें और मतगणना को सही ढंग से कराया जा सके। शिकायतें आई ईवीएम मशीनों की जो बैटरी जो है फुल चार्ज वाली बैटरियाँ, जबकि संभव ही नहीं है फुल चार्ज बैटरी वो ओपन हो रहा है वहाँ पर। अरे उपयोग तो किया है, कुछ % तो बैटरी जो डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पूर्णतः ईवीएम पर भरोसा करने योग्य नहीं है। हमने चुनाव के पहले बोला था कांग्रेस को कि भाई
आप ईवीएम को दोष मत देना हारने के बाद। तो ये भूमिका बना रहे हैं, हमेशा भूमिका बनाते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर दोष दे रहे हैं और जब रिजल्ट में तो हारना इनका तय है, सभी जानते हैं। और जब हार जाएंगे तो बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई और लोग कर दिए। तो उनका वो पुराना है, मन को शांत करना है तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भले सुनील सोनी हो, लेकिन यहां बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस सीट पर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। जनता का फैसला किसके पक्ष में होगा, यह तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल ईवीएम पर बहस से ही सियासी चेहरे मन बहलाने में नजर आ रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की नई टीम के ऐलान के बाद 2 दिवसीय बैठकों के दौर के पहले दिन ही प्रदेश अध्यक्ष भावुक हो उठे। दरअसल बैठकों से बड़े नेताओं की दूरी बनी ये चर्चा का विषय रही। कांग्रेस की बैठकों और पटवारी के आंसू छलकने की घटना पर देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। संगठन को मजबूत करने के दावे के साथ आगे बढ़ रही मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम के ऐलान की पहली ही बैठक में पोल खुल गई। पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की रखी गई थी, लेकिन 25 में से 15 नेता बैठक में शामिल ही नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, बाला बच्चन, तरुण भनोट, विधायक फूल सिंह बैरैया, पूर्व सांसद नकुल नाथ, शोभा ओझा, आरिफ मसूद, प्रवीण पाठक, सत्यपाल सिंह, सिकरवार, नीटू। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी को चौंका दिया। अब एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या जीतू की नई टीम के ऐलान के बाद नेताओं की नाराजगी बढ़ गई है? हालांकि प्रदेश प्रभारी सभी के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी अपने आप चले, यहाँ नहीं, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से नहीं चलनी। अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रभारी आकर और यहाँ कांग्रेस पार्टी चलाए, वो हो नहीं सकता। बैठक में जीतू पटवारी का दर्द झलक पड़ा और आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कठिन वक्त में पटवारी के हाथों कांग्रेस की कमान आई है, लिहाजा वे आने वाली चुनौती और संघर्ष का जिक्र करते हुए भावुक हुए थे। बड़ी बैठक थी, पूरे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता आए हुए, तो जीतू पटवारी ने ये कहा उन सबसे कि मैं किन कठिन परिस्थितियों में मुझे बनाया गया, मैं संघर्ष करने की क्षमता है और संघर्ष करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि आपका वरद हस्त और आपके अनुभव का लाभ मुझे मिले, आपका हाथ मेरे सर पे रहे। ये शब्द कहते हुए भावुक हो गए। इसमें बैठक में जीतू पटवारी के भावुक होने से ही सत्ता पक्ष को तंज कसने का मौका दे दिया। जीतू पटवारी जैसे नेता को रोने पर मजबूर कर देना, ये दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और साथ में अरुण यादव जैसे सभी नेता, इनका जो रणनीति थी वो सफल हुई। कुल मिलाके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए आज दुखद दिन है। पहली कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष और स्वयं संगठन के रोने पे समाप्त हो रही है। कांग्रेस के अंदर खाने में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन इस कठिन दौर में कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने और संगठन को मजबूत करने के लिए उसे एकजुट दिखना तो जरूरी है ही। देखना होगा कि पटवारी कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली बार सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी ने किया। क्षेत्रीय सम्मेलन में कई राज्यों के IAS अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सुशासन की बारीकियों को बताया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार के गवर्नेंस पर सवाल उठाया है। प्रथम दिवस क्या क्या हुआ इस पूरे सम्मेलन में, देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस की क्लास लग रही है। इस क्लास में छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है। सम्मेलन के पहले दिन छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों से IAS अधिकारियों ने गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए इनोवेशन को प्रेजेंटेशन के माध्यम से साझा किया। इस दौरान गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कई प्लेटफॉर्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श भी हुआ।
कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सम्मेलन के आयोजन को लेकर कहा कि यह हमारे छत्तीसगढ़ और नया रायपुर के लिए गौरव का विषय है। सम्मेलन में देश भर में बेस्ट 32 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस सेलेक्ट किए गए थे। उन सभी प्रैक्टिसेस का यहाँ प्रेजेंटेशन हो रहा है। पूरे देश भर में जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनमें से जो बेस्ट 32 बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस जो सेलेक्ट किए गए थे वो सारे यहाँ पे प्रेजेंटेशन होंगे। उससे एक के एक्सपीरियंस से अन्य राज्य सीखेंगे और इससे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको रेप्लिकेट करने में बड़ी मदद मिलेगी और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे नवा रायपुर अटल नगर के लिए गौरव का विषय है कि पूरे देश भर से प्रतिनिधि आए हैं। जनता तो समस्या नहीं है, नियम कानून समस्या नहीं है, तो क्या है जिसके नाते हम सेवाएं दे नहीं पा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर विस्तृत आलोचना होती है और विकास का मार्ग है, सतत मार्ग है, धीरे धीरे चलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इंक्रीमेंटलिज्म है और डिस्ट्रप्शन में बदले और लोग जल्दी से, कारण लोग अब एस्पिरेशनल हैं, लोगों को हम केवल बातों से शांत नहीं कर सकते, अच्छे गुड गवर्नेंस से ही शांत कर सकते हैं। इधर कांग्रेस प्रदेश सरकार के गवर्नेंस पर सवाल उठाई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि प्रदेश में गवर्नेंस नजर ही नहीं आती, गुड़ की बात ही नहीं है। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, यहाँ पर कहाँ है? कुछ गवर्नेंस ही नहीं दिखाई देता। गुड की तो बात की बात है। आज पूरी तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद जिस तरह से यह पूरा प्रदेश अशांत होते जा रहा है, पूरी तरह से आज चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार आदि तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहाँ है? यहाँ तो शासन प्रशासन नामक कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार बनने के बाद गुड गवर्नेंस की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि इस समिट का कितना लाभ प्रदेश को मिलता है। INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय जैसी संस्थाओं में 60% महिलाएं चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। यही स्थिति नगर निगमों की है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 9 में महिला महापौर है। विधानसभा और लोकसभा के साथ ही संगठन में भी अब महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 15 सालों में महिलाओं की संख्या में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो शहरों की तुलना में ग्रामीण महिलाएं राजनीति में आगे हैं। मध्य प्रदेश में 2003 में 18 महिलाएं विधानसभा पहुंची, 2008 में 25 महिलाएं विधानसभा पहुंची, 2013 में 30 महिलाएं विधानसभा पहुंची, 2023 में 28 महिलाएं विधानसभा पहुंची। इसी प्रकार से पंचायती राज संस्थानों में देखें तो 313 जनपद सदस्यों में 167 महिलाएं, 22,924 सरपंच में 12,600 महिलाएं, 3,63,350 पंच में से 2,09,754 महिलाएं, कुल 6,507 में से 3,885 महिलाएं हैं। लोकसभा में 6 महिलाएं चुनाव जीतकर सांसद बनी है। बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में भी पदाधिकारियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। हालांकि महिलाओं की सियासत को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने मत हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को दिए जाने की वकालत कांग्रेस ने बहुत पहले से की थी, जिसका समय अब आ गया है। यदि महिलाएं इस समय निकल के आगे नहीं आएंगी तो पिछड़ जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि जो 33% आरक्षण प्रदत्त होने वाला है संविधान में अमेंडमेंट के बाद, तो 33% तो चुनाव जीत के आएंगी ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से महिलाओं को उचित स्थान मिले इस दिशा में काम करा है, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज में हो, चाहे सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनके हित का लाभ हो। और इस दिशा में हमने काम किया है और विशुद्ध इस रूप से में अब काम किया है कि ना कोई आगे चले ना कोई पीछे चले, हम सब साथ साथ चलें। इस भाव के साथ में हमने महिलाओं को, विशेष करके हमारी मातृशक्ति को संगठन में, सरकार में सभी स्थान पर 33% आरक्षण के साथ में आगे लाने का विनम्रता से प्रयास किया है।
आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला है। महिलाओं की संख्या तो सियासत में बढ़ती जा रही है, लेकिन राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने से बचते हैं। पिछले चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने 15% से ज्यादा महिलाओं को टिकट नहीं दिए। यही वजह है कि सियासत में महिलाओं का रास्ता आसान नहीं है। INS 24 न्यूज के लिए भोपाल से स्वाति शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल रेल मंडल ने राजधानी के आसपास के स्टेशनों पर किलेबंदी ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों की धरपकड़ की गई। अभियान के पहले दिन 6 लाख रुपयों से ज्यादा का राजस्व भी वसूला गया। अभियान की सफलता के बाद अब हर 10 दिनों में यह अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। भोपाल रेल मंडल के 9 स्टेशनों पर 10 पर्यवेक्षक और 104 टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ रेल प्रशासन ने किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया। पर्यवेक्षक टिकट चेकिंग स्टाफ की निगरानी में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान स्टेशन के बाहर निकलने वाले रास्ते की घेराबंदी की गई, ताकि कोई भी यात्री बिना जांच के स्टेशन के बाहर न जा सके। इस चेकिंग अभियान में 153 ट्रेनों में जांच की गई। बिना टिकट यात्रा करते 1256 यात्री पकड़े गए। स्टेशन पर गंदगी फैलाने के आरोप में 34 यात्री पकड़े गए। भोपाल, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर, गुना, बीना, इटारसी, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम स्टेशनों पर भी चला अभियान। कुल 6,53,980 का जुर्माना वसूला गया। रेल प्रशासन को मिली सफलता के बाद अब यह अभियान हर 10 दिनों में चलाया जाएगा। भोपाल क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो भोपाल, संत हिरदाराम और रानी कमलापति स्टेशनों पर किलाबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले या अनियमित टिकट यात्रा करने वाले लोगों से लगभग 2.5 लाख रुपए की राजस्व की वसूली की गई और उनको समझाइश दी गई कि वैलिड टिकट लेकर ही यात्रा करें। और पूरे भोपाल मंडल के जो 9 स्टेशन हैं, इनसे लगभग 6.5 लाख की रेल राजस्व वसूल किया गया। और मैं आपके माध्यम से यात्रियों से अपील करना चाहता हूं कि वैलिड टिकट लेकर ही यात्रा करें, जिससे उनको खुद को भी असुविधा ना हो। रेल प्रशासन ने किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट, बिना बुक कराए सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच की गई। अब लगातार अभियान संचालित कर इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेगा। भोपाल मंडल के 9 स्टेशन में किलाबंदी अभियान चलाया गया था। इसके तहत भोपाल के 3 रेलवे स्टेशन में जो राजस्व प्राप्त हुआ है, उसमें कम से कम 2.5 लाख तक का राजस्व रेलवे विभाग को प्राप्त हुआ था। और अगर हम बात करें कि पूरे 9 रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो कम से कम 6.5 लाख का राजस्व रेल प्रबंधन को प्राप्त हुआ है। और ये अपील भी की गई है लगातार कि जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं उसके लिए लगातार अभियान चलाने की बात भी की गई है। और साथ ही ये देखा गया कि जिस तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा था तो कई यात्री बिना टिकट के यात्रा करते पाए गए। उन्हें ऑन स्पॉट फाइन 250 रुपए का देना पड़ा। और साथ ही यह भी देखा गया कि जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर लोग जगह जगह गंदगी कर रहे थे तो उन्हें भी ऑन स्पॉट फाइन देना पड़ा। कैमरामैन हरी के साथ मेघा जैन, INS 24/7 भोपाल।